और मोदी से ज्यादा खतरनाक शातिर व्यक्ति इस देश में कोई नहीं है जो लोगों को मूर्ख बनाएगा, कहेगा तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, लेकिन उन्हीं की कब्र खोद देता है। तो मैं आपको चैलेंज करता हूं कि जो सीट आपकी नजर में आपके लिए सबसे सुरक्षित सीट है, अगर वाराणसी है तो वाराणसी ही से ही, और बनारस के अलावा और भी कोई देश में कोई सीट जो आप समझते हो कि सबसे सुरक्षित आपके लिए, मैं लड़ूंगा आपके सामने उस सीट से चुनाव। आप चुनाव बैलेट पेपर से कराओ, ईवीएम से नहीं, और फिर देखते हैं आप कितनी वोटों से जीत के जाते हो। चलिए ठीक। एक अकेला सब पर भारी, मैं कह रहा हूं ना, ये भानु प्रताप सिंह मोदी के सामने चुनाव लड़ेगा अगर मोदी बैलेट पेपर से चुनाव कराए। लेकिन मैं जानता हूं हिम्मत नहीं है, कहने में 56 इंच है, 56 मिलीमीटर का भी सीना नहीं है भाई। राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट भानु प्रताप जी हमारे बीच हैं, और देखा जाए आज तमाम मीडिया को आपने निमंत्रण दिया है और आपके समक्ष हैं सब। क्या मामला है, किसको लेके आज मीडिया को निमंत्रण दिया गया? देखिए, पहले तो मैं आए हुए सभी मीडिया के मेरे साथियों का बहुत आभारी हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। जो आज आप सबको बुलाया गया है, ये जो प्रेस वार्ता आज रखी गई है, इसका एक उद्देश्य है कि हमने इससे पीछे 10 तारीख को, यानी अब से 10 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और हमने उसमें कहा था कि आंदोलन हम ईवीएम के खिलाफ शुरू करेंगे। क्योंकि ईवीएम अगर है तो देश की जनता चाहे जिसको वोट दे, उसके वोट का कोई मतलब नहीं है, उसका वोट लूट कर बीजेपी के खाते में ही जाना है। और 2024 का चुनाव जीतकर अगर ईवीएम से हुआ तो निश्चित रूप से मोदी जीतेगा, और मोदी जीत के अगर आ गया उसके बाद में बचना इस देश में कुछ नहीं है। इसी सिलसिले में हमने पिछले 10 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, और ईवीएम का आंदोलन हम शुरू कर रहे हैं उसकी हमने घोषणा की थी, और लोगों से यह निवेदन किया था कि जो भी साथी, जो भी संगठन, जो भी राजनीतिक पार्टियां इस ईवीएम की लड़ाई में, क्योंकि ये लड़ाई अब आर पार की लड़ाई है, ये शुरू हो चुकी है, और अब ये ईवीएम की समाप्ति के साथ ही आंदोलन समाप्त होगा, और नहीं तो हम समाप्त हो जाए, हमें इस बात की परवाह नहीं है। इसको लेकर हमने आंदोलन शुरू किया। तो जो भी साथी, जो भी संगठन, जो भी पार्टियां हमारा साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर इस ईवीएम की लड़ाई में देना चाहते हैं, जो नहीं चाहते हैं कि इस देश में ईवीएम से चुनाव हो, जो चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव हो, हमने उन सब साथियों से कहा था कि मेरा जो नंबर मैंने दिया था 78408686 78408686 यानी 7840868666, ये नंबर जो मैंने दिया था, मैंने ये नंबर इसलिए दिया था कि जो भी इस आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं, अपना नाम और पूरा पता, अपना संगठन का नाम, अपनी पार्टी का नाम, उसमें जो उनके पास जिम्मेदारी है, पद है, वो सब लिखकर मुझे व्हाट्सएप करें। ये आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी श्रृंखला में आगे है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 10 तारीख के बाद से पूरे देश भर से बहुत जबरदस्त रेस्पॉन्स इस लड़ाई में शामिल होने के लिए लोगों का आ रहा है लगातार मेरे फोन पर। हालांकि मैंने उन्हें फोन करने के लिए नहीं कहा था लोगों को, मैंने कहा था कि अपना नाम और पूरा पता, संगठन और पार्टी का नाम इस पर भेजें व्हाट्सएप पर लिखकर। लेकिन अफसोस कि लोग कई बार सुनते नहीं हैं ढंग से या समझते नहीं हैं। लगातार मुझे फोन किए जा रहे हैं, सुबह 4 बजे से लेकर रात को 1-2 बजे तक मुझे फोन करते हैं। इससे दिक्कत हो रही है, फोन जो कर रहे हैं इससे मेरा समय बर्बाद हो रहा है। जो काम में कुछ और करना चाहिए उस काम को मैं फोन सुनने में लगातार, और बहुत से लोगों का फोन सुना भी नहीं जाता। और जो लोग मैसेज भी भेज रहे हैं जुड़ने के लिए, उसमें एक बड़ी 2 दिक्कत हो रही है। कुछ तो लोग कह रहे हैं हम आपके साथ में, ना अपना नाम भेज रहे हैं,
ना अपना पता लिखकर भेज रहे हैं, ना किसी संगठन जैसे जुड़े, कुछ नहीं भेज रहे हैं। केवल कोई कर देता हाय, कोई कह देता हम आपके साथ हैं, कोई कह देता ईवीएम हटाओ। लेकिन जो बात मैंने कही थी उसे लोग नहीं भेज रहे हैं, जिसकी वजह से मुझे उन लोगों को दोबारा से मैसेज भेजना पड़ रहा है कि भाई आप अपना नाम और पता भेजिए। तो जो अब स्थिति है, लेकिन इस सब के बावजूद मैं जो आपको बताना चाहता हूं कि जितना जबरदस्त रेस्पॉन्स मिल रहा है उसका आप अंदाजा इस तरह से लगाएं कि देश में जम्मू कश्मीर से लेके जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, नीचे केरल, नीचे तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, मतलब ऐसा कोई प्रदेश नहीं। और नॉर्थ ईस्ट में असम से, त्रिपुरा से और मणिपुर से, इतनी जगह से लोग हमारे साथ हमारे इस आंदोलन में जुड़ चुके हैं। ये जो मैंने आपको स्टेट बताए हैं, इनके सबके नंबर मेरे पास, उनके पते वह सारे मेरे पास हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितना जबरदस्त लोगों का सहयोग है। और एक और बात बताऊं कि इसमें कई छोटी पार्टियां, कई सामाजिक संगठन, कई लोग जो प्रोफेसर भी हैं, कई लोग वकील हैं, डॉक्टर्स हैं, इस तरह के लोग इस आंदोलन में जुड़ चुके हैं। जो सबसे जबरदस्त इस आंदोलन की बात अब नजर आ रही है। इसीलिए हमने सबसे बात करने के बाद में एक मोर्चा जिसके तहत यह आंदोलन अब लड़ा जाएगा, उस मोर्चे का हमने नाम घोषित कर रहे हैं आज आपके सामने। यह मोर्चा होगा ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा। ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा। इस मोर्चे के, इस बैनर के तले सभी पार्टियां, सभी संगठन, सभी लोग इस ईवीएम की गंदगी को साफ करने का आंदोलन लड़ेंगे। और इस जो संगठन है, ये जो बना है, हम इस आंदोलन की जो फॉर्मली शुरुआत करने जा रहे हैं, जनवरी के पहले हफ्ते से दिल्ली में मीटिंग करके इस आंदोलन की बिल्कुल तरीके से औपचारिक रूप से शुरुआत होगी, जिसमें मैंने आपको बताया कि पहले दिल्ली में पैदल मार्च होगा, फिर पूरे देश में पैदल मार्च होगा और हर जगह लोगों तक ये बात पहुंचे, उसके लिए पूरी कोशिश हम लोग करेंगे। इस तरह से आंदोलन हमारा चलना है साथियों। तो मैंने इसीलिए आज आप साथियों को बुलाया है कि ईवीएम के विषय में जो आंदोलन है, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि कल इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई और इंडिया गठबंधन की उस मीटिंग में ईवीएम के विषय में कोई प्रस्ताव पास नहीं किया गया। बड़े अफसोस की बात है कि जो पार्टियां सत्ता में, जिन्हें आने है, जो सत्ता में आने की बात कर रही हैं, जो राजनीति में हैं, ऑलरेडी जो सत्ता में पहले भी रह चुकी हैं, उन पार्टियों को इतनी मोटी सी बात समझ में नहीं आ रही कि ईवीएम अगर रहेगी तो तुम कितनी भी कोशिश कर लेना। मैं तब भी कह रहा था, फिर कह रहा हूं, 27, 28 नहीं, 2800 पार्टियां भी इकट्ठी हो जाएं और पूरा देश भी वोट दे देगा, तब भी प्रधानमंत्री मोदी को तुम हरा नहीं सकोगे। वो आदमी ईवीएम से जीत के आएगा और कहानी खत्म हो जानी है। यही चुनाव होना है। और मेरी बात भी हुई थी, मैंने बात भी कही थी माननीय दिग्विजय सिंह जी से, मैंने नॉर्थ एवेन्यू में जब मिले थे, मैंने उनसे यही बात कही थी कि कांग्रेस को लीड करना चाहिए। अफसोस, ना कांग्रेस खुद सामने आ रही है और ना ही इंडिया गठबंधन में उसने ये बात रखी और लीड करने की बात हुई है। इससे बड़ा मतलब देश का दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। पॉलिटिकल पार्टियों की तो छोड़िए आप। और क्या ये इंडिया गठबंधन के लोग इस उम्मीद में है कि देश की जनता आंदोलन करेगी तब वो उसके साथ में लगेंगे? मतलब उल्टी गंगा बहने की बात है। आंदोलन करना चाहिए शुरुआत उन्हें, लेकिन वो उम्मीद शायद कर रहे हैं कि देश की जनता आंदोलन करे तब वो आंदोलन करेंगे। खैर कोई बात नहीं, हम पूरी ताकत से आंदोलन करेंगे, ईवीएम की गंदगी को साफ करेंगे। इसीलिए हम लगातार सक्रिय हैं और इसमें जो जनवरी के पहले हफ्ते में हम जो शुरू करने जा रहे हैं, उसमें मैं आपको एक डेट बता देता हूं। किस डेट को जितने भी हमारे साथ साथी जुड़े हैं, जितने गठबंधन पूरे देश से जुड़े हैं, हम उन सभी साथियों को बुला रहे हैं और उस दिन उनकी मीटिंग होकर फाइनल किस किस तरह की सारी चीजें रहेंगी वो आंदोलन की शुरू होगी। 6 जनवरी को
6 जनवरी को ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा की दिल्ली में जितने भी संगठन जुड़ चुके हैं उन संगठनों की एक मीटिंग बाकायदा होगी और आंदोलन शुरुआत होगी। हमारी जो पार्टी है राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी, और जो हमारा संगठन है मानव सुरक्षा एवं विकास संगठन, ये संगठन और ये पार्टी हमारी, वो भी इस ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा का एक घटक रहेंगे, उसका एक हिस्सा रहेंगे। जो आंदोलन होगा, इसलिए हमने आप साथियों को बुलाया है। अब आप साथी जो आपके मन में विचार हो प्रेस के साथियों के, आप सवाल पूछ सकते। क्या लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस ने ईवीएम की शुरुआत की थी और अब बीजेपी उस पर हावी हो गई है, तो क्या आपको नहीं लगता है एक सांपनाथ और एक नागनाथ दोनों एक ही घर के? नहीं, मैं ये मानता हूं कि बेशक कांग्रेस ने शुरुआत की थी, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जिस समय वो स्थिति थी और आज की जो स्थिति है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। कांग्रेस को बिना किसी झिझक के सारे उहापोह की स्थिति को छोड़कर, सारे मन में शंकाएं और डर को छोड़कर इस ईवीएम को हटाने के लिए आंदोलन करना चाहिए। आंदोलन अगर नहीं करेंगे और देश की जनता शामिल हो जाएगी तो भी उन्हें आना ही पड़ेगा, लेकिन देश की जनता माफ नहीं करेगी किसी भी विपक्षी पार्टी को, न कांग्रेस या किसी भी हो, और इंडिया गठबंधन को माफ नहीं करेगी जो इस ईवीएम को हटाने के लिए सड़क पर आ नहीं रहा। 141 सांसद, मतलब भारत के इतिहास में, दुनिया की बात कह सकता हूं मैं, लेकिन भारत के इतिहास में 3 दिन में 141 सांसद, 48 सांसद राज्यसभा से और 92 सांसद जो हैं वहां से लोकसभा से निष्कासित कर दिए गए, 93, और फिर भी सड़क पर उतरने को तैयार नहीं है इंडिया गठबंधन। कह रहा है कि हम 22 को जो है बंद करेंगे। अबे 22 को क्या करोगे? 22 को तो संसद अपने आप ही बंद हो जाएगी, उसका अंतिम दिन है इस सत्र का, शीतकालीन सत्र का। तो ये बड़ी स्थिति है। बेशक कोई भी नहीं हो, लेकिन कांग्रेस को आना चाहिए, राहुल गांधी को बोलना चाहिए। दिग्विजय सिंह उस दिन मिले थे, हम लोग इसी से मीटिंग कर रहे थे, तो मैंने दिग्विजय सिंह जी से कहा कि आप मुख्यमंत्री रहे, वरिष्ठ नेता हैं, आप कहिए राहुल गांधी चुप क्यों है, ईवीएम पे बोलते क्यों नहीं है? राहुल गांधी बोले, सोनिया जी बोले, खड़गे साहब बोले, पूरी कांग्रेस पार्टी लीड करे और इंडिया गठबंधन को लीड करे इस ईवीएम के मसले पर, तभी देश बचेगा, अन्यथा देश नहीं बचेगा। और मैं समझता हूं जो पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, राहुल गांधी को अगर अभी यात्रा निकालनी है तो ईवीएम हटाओ भारत बचाओ यात्रा निकालनी चाहिए, तभी देश बचेगा, नहीं तो सबकी आंखों के सामने सब बर्बादी सबको दिखेगी। राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी पिछले 5 सालों से ज्यादा समय हो गया जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन किया, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सबको चिट्ठी भी लिखी गई, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या उम्मीद लगती है राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी को कि अब ईवीएम की बात सुनी जाएगी? नहीं, निश्चित रूप सुनी जाएगी। देखिए, जिस तरह से देश भर से लोगों का, मैंने तो बहुत पहले कहा था राजकुमार जी, अगर आप जानते होंगे कि ये लड़ाई नेताओं की लड़ाई नहीं है, नेता पक्ष में हो या विपक्ष में, सत्ता में हो या विपक्ष में बैठा हो, नेताओं पे फर्क नहीं पड़ता, ये लड़ाई जनता की लड़ाई है। क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान किसको हो रहा? जनता को। एजुकेशन किसकी खत्म हो रही है? जनता की, गरीब आदमी की, बहुजन समाज के लोगों की, SC, ST, OBC और माइनॉरिटी की, इनकी शिक्षा खत्म हो रही है। स्वास्थ्य सुविधाएं किसको नहीं मिल पा रही? इनको नहीं मिल पा रही। इनमें कहां इनके पास स्थिति ऐसी है कि ये लोग जो प्राइवेट हॉस्पिटल से नर्सिंग होम है उनमें जाके इलाज करा लें अपना, जिस तरह की सारी स्थिति है। और कहां इनके पास रोजगार है, कहां इनके पास नौकरी है, कहां इनके पास सुरक्षा की व्यवस्था है, मजदूर खाने के लिए रोटी नहीं है, और चीजें क्या होंगे? तो सब कुछ बर्बाद हो रहा इनका। ये 81 करोड़ लोगों को सरकार जो नौटंकी कर रही है, जो 5 किलो अनाज देने का, जो हकीकत में मात्र 41 या 42 करोड़ लोगों तक ही पहुंच पाता है, और कहती है 81 करोड़। 81 करोड़ लोगों को तो सरकार मान रही है कि उनकी बुरी स्थिति है। तो सबसे बड़ा नुकसान इन्हीं को होगा। और मोदी से ज्यादा खतरनाक शातिर व्यक्ति इस देश में कोई नहीं है जो लोगों को मूर्ख बनाएगा, कहेगा तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, लेकिन उन्हीं की कब्र खोद देता है। सर, आंदोलन करने के लिए सरकार की तरफ से पाबंदी है कि आप किसी भी तरीके का सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं करेंगे। ऐसा है, जब राजतंत्र होता है ना पीपल साहब, तब भी आंदोलन सरकार के खिलाफ होते हैं। अभी तो लोकतंत्र है, चाहे मतलब देखने को ही रह गया सही, केवल सुनने के लिए रह गया सही, पर है तो सही ना।
और अगर सरकार मने भी करेगी तो भी हम आंदोलन करेंगे। सरकार के गुर्दे में दम है तो लगावे, तो तमंचे लगावे, चलवावे हम पे लाठी, गोलियां चलवावे, हम भी देखेंगे कैसे मारती है और कितनों को मारती है। लेकिन ये आंदोलन होगा, हर कीमत पर होगा, और यह आंदोलन सफल होगा इस बार। और जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो दल, जो लोग घरों में बैठे हैं, चुप बैठे हैं, जिनकी जिम्मेदारी इस आंदोलन को लड़े, अगर वो नहीं करते हैं तो भी हम आंदोलन करेंगे और एक दिन विपक्षी पार्टियों को इस आंदोलन में शामिल होना पड़ेगा। हम मजबूर कर देंगे उन्हें। सर, आप कानूनविद हैं, सुप्रीम कोर्ट में आप जो है वकालत करते हैं, आपने कानून को रास्ता क्यों नहीं चुना? आयोग में शिकायत करिए, सुप्रीम कोर्ट में शिकायत करिए, जिला अदालतों में शिकायत करिए, आप सड़क पर आ रहे हैं डायरेक्ट। देखिए, सड़क पे आना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मेरा मूल अधिकार है, और यह भी कानूनी और संवैधानिक अधिकार है। तो मैं कानून से बाहर काम नहीं कर रहा, मैं संविधान से बाहर काम नहीं कर रहा, मैं कानून और संविधान के दायरे में काम कर रहा हूं। रही आप में कि मैं सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जाता, सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी ईवीएम के खिलाफ पिटीशन पड़ी हुई है, पीछे जितने भी पिटीशन थी सारी डिसमिस कर दी गई, तो मुझे सुप्रीम कोर्ट से क्या मिलेगा? मैं तो जानता हूं ना कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ मिलने वाला नहीं है मुझे। सो जब मुझे मिल ही नहीं रहा सुप्रीम कोर्ट से, तो मैं सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर क्यों जाऊं? मैं जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर, मैं चीफ जस्टिस साहब से गुहार लगाऊंगा, मैं अदालत से गुहार लगाऊंगा, लेकिन जब लगाऊंगा कि जब पूरे देश में जन आंदोलन खड़ा कर दूंगा। जन आंदोलन खड़ा करने के बाद मैं कोर्ट के पास जाऊंगा और कहूंगा कि इतना बड़ा अन्याय हो रहा, आपके अलावा इसे कोई नहीं हटा सकता, अन्यथा देश में जन आंदोलन चलेगा। यह जन आंदोलन कैसे बनेगा? इसमें आम आदमी कैसे जुड़ेगा? इसके लिए कुछ आपके माध्यम से जुड़ेगा। आज की तारीख में दुनिया भर से देश भर से जो लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जैसे अभी मैंने सारे राज्य आपको गिनाए, सो जहां से लोग जुड़ रहे हैं, कैसे जुड़े हैं? हमने शुरुआत करी, आपने मीडिया के साथियों ने साथ दिया और हमारी आवाज देश के कोने कोने तक पहुंचाई, तो लोग उस बात को सुन के जुड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं हम पे विश्वास ही होगा, क्योंकि हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। हमने समाज के लोगों के साथ, हमने देश के लोगों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, उनके साथ कोई घात नहीं किया, उनको धोखा नहीं दिया। लगातार हम ईमानदारी से देश की बात, देश के लोगों की बात, आम जनता की बात, गरीबों की बात, शोषित पीड़ितों की बात लगातार उठाते हैं। इसीलिए लोगों का विश्वास है और इसीलिए लोग हमारे साथ जुड़ने को तैयार है और इसीलिए लोग हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। तो ऐसे ही आंदोलन बनेगा। सर, आपके अलावा और कुछ ऐसे नेता हैं चुनाव होने के बाद में ईवीएम तोड़ते हैं, अब उनके पास मौका है, वो अपने एक भट्ट है उससे नहीं निकल पा रहे हैं। पीपल्स, मैं नहीं कह सकता कि वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ऐसे बहुत लोग हैं इस देश में, लेकिन जो तरीका है उस तरीके से आंदोलन अगर नहीं करेंगे सफलता नहीं मिलेगी। हमें एक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, वैधानिक तरीके से हमें आंदोलन करना पड़ेगा, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और एक चीज और बताए दे रहा हूं, हम तो कर ही चुके हैं कुछ शुरू, इस देश के लोगों को भी एक दिन लड़ना पड़ेगा, सरकार से लड़ना पड़ेगा। वो चाहे आज लड़ ले, वो चाहे 2 महीने बाद लड़ ले, चाहे साल भर बाद लड़ ले, 10 साल बाद लड़ ले, 50 साल बाद। एक लड़ाई सरकारों के माध्यम से जो गंदगी फैलाई गई और जो सरकारें फैला रही हैं, जो नेता फैला रहे हैं, इनके खिलाफ इस देश के लोगों को लड़ना पड़ेगा। जब भी वो लड़ना चाहे उनके ऊपर है। आज लड़ लेंगे कुछ बच जाएगा, नुकसान कम होगा, जितनी बाद में लड़ेंगे उतनी ही तबाही सबके सामने होगी। लेकिन वकील साहब, बड़ा सवाल यह है कि क्या सोशल मीडिया के जरिए आप ये लड़ाई लड़ पाओगे? मेन स्ट्रीम मीडिया इसमें कोई ध्यान नहीं दे रही है। मेन स्ट्रीम मीडिया गया भाड़ में। मैं गुलामों के भरोसे नहीं हूं और गुलामों के भरोसे कभी कोई लड़ाई लड़ी भी नहीं जाती। वो जिनके गुलाम हैं उनके लिए काम कर रहे हैं। आज तो सोशल मीडिया तो है कम से कम। जब देश आजाद हुआ था, आजादी की लड़ाई जब लड़ी गई सैकड़ों साल तक, उस समय तो कुछ भी नहीं था। आज तो सोशल मीडिया तो है। आज तो मैं चाहूं, मैं यहीं से बैठा हुआ फेसबुक पे, यूट्यूब पे मैं ही बात पहुंचा सकता हूं, लेकिन मेरे साथ इतने सारे साथी हैं, आप सारे के सारे साथी हो जो बात पहुंचा रहे हो। सो आज इतना तो है। जिस समय कुछ भी नहीं था उस समय भी देश के इस कोने से लेकर उस कोने तक आवाज पहुंचती थी, बात पहुंचती थी, सूचना पहुंचती थी और तंत्र बनता था, संगठन बनता था, आंदोलन होते थे, लोग लड़ते थे और आखिर में देश को आजादी मिली। सर, आपको क्या दिक्कत है ईवीएम से? बहुजनों की क्या दिक्कत है? 7th क्लास तो कोई इसमें आ ही नहीं रहा ईवीएम को लेकर। ये बात आप गलत कह रहे हैं।
आप मेरे साथ देखेंगे ये सवर्ण और एससी और एसटी ऐसा कुछ नहीं है। मुझे आप बताइए ईवीएम के विषय में कितने ही लोग हैं जो बोल रहे हैं। आजकल तो मतलब इस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के चुनाव का जो हश्र हुआ है, जिस तरह से रिजल्ट बीजेपी ने जो है वहां पे अपने हक में करवा के और सरकार बना ली है, सो उसके बाद तो और बहुत लोग बोलने लगे, बहुत लोग बोल रहे हैं। और हमारे ही इस आंदोलन में आप देखेंगे कि देश के हर समाज का व्यक्ति, संगठन इस आंदोलन में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर सड़क पर संघर्ष करता हुआ आपको दिखाई देगा। वीवीपैट पर्ची जो है उसकी बात कर रही है विपक्ष, कह रही है, मांग कर रही है कि इसको जो है हमें मतलब देना चाहिए हाथ में, उसके बाद काउंटिंग करा ली जाए। उस पे ईवीएम हटाने को लेकर के सहमति नहीं बन पा रही है। और दूसरी बात कि 2024 चुनाव जो है नजदीक है, तो इतने कम समय में कैसे ईवीएम हट सकता है? क्यों नहीं हट सकता है? ईवीएम तो इतनी सी देर में हट सकता है, इतनी सी देर में, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं, इतनी सी देर में। और बाकी रहा बैलेट पेपर, तो सारी चीजें अवेलेबल है। आज की तारीख में क्या नहीं है, रातों रात सब कुछ होता है, करेंसी बदल सारी व्यवस्था सब कुछ। मोदी आके एक झटके में आके 4 घंटे का आपको टाइम देके पूरे देश की करेंसी बदल देता, कहता नोट बंद, कहता देश बंद, मतलब ये नहीं हो सकता, कहता जीएसटी लागू। सो जब रातों इतनी देर में हो सकता, ये सब बेकार की बातें हैं और नासमझी की बातें हैं। दूसरी बात, जो आप वीवीपैट की बात कर रहे हैं कि वीवीपैट की पर्चियां, वो कह रहे हैं कि वीवीपैट की पर्चियां गिनी जाए। अगर विपक्ष ध्यान दे तो 22 जनवरी 2022 का, 21 या 22 जनवरी 2022 का एक लेटर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 3 कंपनियों को लिखा है, ECIL हैदराबाद, BEL बेंगलोर और इसके साथ में BEL पंचकुला, वहां के लिए लिखा। क्या लिखा है उसमें? लिखा है कि 17.5 लाख वीवीपैट जो आपने हमें दी 2017 में, उनमें से 37% यानी 6.5 लाख वीवीपैट खराब हैं। ये लेटर, और ये लेटर बाकायदा कांग्रेस के पवन खेड़ा जी ने बहुत जबरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबको दिखाया। 7 महीने पहले की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखो आप। सो तब भी समझ में नहीं आ रहा उनको, यानी 2022 में लेटर लिख रहा है और 2022 से पहले जो चुनाव हो गए, जहां भी हो गए, तो वो उन्हीं खराब वीवीपैट के माध्यम से हुए हैं ना, बावजूद उसके। और उसमें है भी कितनी, जो 4 लाख वीवीपैट है वो ECIL कंपनी ने, जो हैदराबाद वाली, उसको भेजा कि तुम्हारी ये खराब है वीवीपैट। और 1,85,000 जो है वो BEL बेंगलोर की, और जो बाकी जो है करीब 65,000 वो है यहां की आपके पंचकुला की। ये स्थिति है, तो उसके बावजूद भी विपक्ष कह रहा है कि वीवीपैट से कराया जाए। यानी विपक्ष इतना डरा हुआ है, ये विपक्ष में बिल्कुल दम नहीं है, कह नहीं सकता कि ईवीएम हटाओ। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? सर आखिर में चलते चलते देश की आवाम इस आंदोलन से जुड़ना चाहती है, तो उसका माध्यम क्या रहेगा? देखिए बहुत सीधा सा है, मैंने नंबर दिए हैं अपने, मैंने जो अपना नंबर दिया है, इस देश के आवाम, इस देश के लोग ईवीएम हटाने की इस लड़ाई में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं। और ये उन्हें करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो, उनकी आने वाली पीढ़ी, उनका भविष्य तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो वो लोग मेरे इस नंबर पर, मैं फिर कह रहा हूं, मैंने जो नंबर दिया है, फोन नंबर, अपना मोबाइल नंबर, मेरे इस नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना नाम, पूरा पता, संगठन का नाम, पार्टी का नाम, उस संगठन और पार्टी में उनका क्या पद है, पूरी डिटेल्स लिखकर मेरे उस पर भेजें, ताकि हम उनको बाकायदा सूचना भेज सकें, उनको हम शामिल कर सकें ग्रुप में भी और उस पूरे संगठन में। एक बात, दूसरी बात, मैं फिर निवेदन कर रहा हूं कि मुझे फोन ना करें। मुझे फोन करने से बड़ी दिक्कत हो रही है कि आप मुझे फोन करते हैं, सो फोन कर, बहुत से लोग, मतलब 40-50% तो केवल फोन आते, मिस कॉल, केवल मिस कॉल दिए जा रहे हैं। भाई इससे क्या लेना देना है, क्या मिलेगा, क्या हासिल होगा? सो मुझे मिस कॉल ना करें, मुझे फोन ना करें, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भेजें, जो नंबर मैंने दिया है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। और अगर किसी के पास में छोटा मोबाइल है, तो वो उस छोटे मोबाइल से SMS करें मुझे, छोटे मोबाइल से। और अगर किसी के पास ऐसी भी व्यवस्था नहीं है, तो जहां कहीं भी उसने जिस भी चैनल से देखा है
जो हमारे सोशल मीडिया के जितने भी चैनल है इनमें से किसी से भी उसने देखा है, उसी पर लगातार देके सारी सूचना उन्हीं के माध्यम तक उनसे पहुंचेंगे। एक मिनट। दूसरा बात कि हो क्या रहा कि जो आप हाय लिख के भेज देते हैं, जो आपकी मैं आपके साथ हूं लिख के भेज देते हैं, भानु जी संघर्ष करो हम आपके साथ में हैं, ईवीएम हटाओ पर, ये केवल इससे नहीं, सीधा सीधा लिख के भेजो साथियों, क्योंकि मेरा समय बहुत ज्यादा इसमें खराब हो रहा, इतना समय है नहीं, हमें बहुत काम करना है। तो मुझे उसका जब हाय भेजते हैं, कोई ईवीएम हटाओ करके ये लिख के भेजता है, तो मुझे फिर उसको भेजना पड़ता, आपकी नाम पूरा पता भेजो, फिर वो भेजता, ये दिक्कत है बहुत। इसलिए इन सारी चीजों को समझ के काम कर। सर मेरा एक अंतिम सवाल है कि जो आपने पिछली बार चैलेंज किया था कि मैं चुनाव लड़ूंगा मोदी के अगेंस्ट अगर ईवीएम हट जाता है, क्या लगता है आप चुनाव लड़ेंगे उसके बाद, या तो अभी भी क्या हटने से जो है वो जीत जाएंगे, मोदी जी हार जाएंगे ऐसा? भाई मैं तो बहुत सिंपल सा कह रहा हूं, मैंने इन्हीं शब्दों में कहा था, फिर आपके सामने कह रहा हूं। मोदी जी कहते हैं कि एक अकेला, यूं छाती पीट के बोला ना, एक अकेला सब पर भारी, संसद में ही कर गए। मैं कह रहा हूं मोदी जी, अगर इस देश की जनता आपको इतना ही चाहती है, आपको इतना पसंद करती है, आप जनता के दिल में राज करते हैं, जनता आपको सर पे उठा के रखती है, तो फिर तो आप किसी भी तरह से जीत जाएंगे ना। और आप कह रहे हैं कि ईवीएम से बेईमानी नहीं कराई जाती, आप तो यही कह रहे हैं कि अभी ईवीएम का रोना लगते हैं जीत हारने के बाद। तो